आज की वीडियो में हम बैक एक्ने पे बात करेंगे कि इसके क्या कॉजेज़ हैं और इसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं। तो टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी ईशा चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बैक एक्ने का अक्सर लोगों को इशू रहता है और उन्हें रीजंस नहीं पता होती, हालांकि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप अगर सही कर लो तो आपको बैक एक्ने का इशू हो ही ना। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सबसे बड़ी कॉज जो है ना, जो मेरे नज़दीक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये कि हम जब शावर ले रहे होते हैं तो हम सबसे पहले अपनी बॉडी को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपने बाल धोते हैं। जब हम अपने बाल वॉश करते हैं ना, तब जो शैम्पू है, कंडीशनर है या मास्क लगाया हुआ है या ऑयल लगाया हुआ है, वो जो है जब वॉश हो रहा होता है तो वो आपकी बैक पे जो है वो आ जाता है और इससे क्या होता है कि वो जो सारी डर्ट वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपके जो है बैक पे जमा होती रहती हैं, जिससे जो है क्लॉग हो सकती है ना आपकी स्किन। तो सबसे जो मेन मसला है वो ये है कि शैम्पू वगैरह जब जो हमारी बैक पे लग जाती है उसकी वजह से एक तो एक्ने होती है। उसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ का इशू है ना, वो भी एक रीज़न हो सकती है जिससे आपको एक्ने हो। तो हमने क्या करना है, अगर आपको डैंड्रफ है तो आपने डैंड्रफ को भी प्रिवेंट करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। उसके अलावा ऑयलिंग भी जो लोग ज़्यादा करते हैं, ऑयल से भी, ठीक है, एक्ने हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आप शावर भी नहीं लेते हो तो उससे भी आपको एक्ने हो सकती है। उसके अलावा जो लोग बहुत टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं और सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, स्टफ़ जो होता है, उससे भी एक्ने जो है वो हो सकती है। उसके अलावा अगर आप प्यूबर्टी एज को आपने हिट किया है या फिर आपके अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है तो भी आपको जो है वो बैक एक्ने का मसला हो सकता है। मैं आपको ये भी आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह की एक्ने है जो हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें करके, और किस तरह की एक्ने है जो हम घर में ट्रीट नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, एक और रीज़न ये भी है कि हम बॉडी को एक्सफोलिएट नहीं करते, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया ना कि स्वेटिंग होती है, हम शावर नहीं लेते, उसी तरह अगर हम बॉडी को एक्सफोलिएट ही नहीं कर रहे तो डर्ट गंग जो है वो बॉडी पे जमा होता जा रहा है, डेड स्किन जमा होती जा रही है, और जब हम उसको एक्सफोलिएट नहीं करेंगे तो वो फिर एक्ने ही बनेगी। उसके अलावा एक और रीज़न भी हो सकता है कि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, शुगर या इस तरह की चीज़ें अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो जिस तरह हमारे फेस पे भी एक्ने वगैरह हो जाती है, उसी तरह हमारे बैक पे भी एक्ने हो सकती है इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा जिन पे फोकस करें, जिनको थोड़ा सा देखें तो आपकी जो है अगर बैक एक्ने का इशू है आपको, या फिर अगर आपको एक्ने भी स्टार्ट ही हुई है ना, तो बेहतरीन है अगर आप ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें सही कर लें तो आपको इंशाल्लाह आपकी एक्ने जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि एक्ने की क्या मतलब है टाइप्स, या फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आप ये ट्रीट कर सकते हो घर में। ये ना होना कि आपको कोई सीवियर किस्म की एक्ने हो रही हो और आप घर के टोटकों से या कोई ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ करके उसको ट्रीट करना चाहो और वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अगर तो आपको माइल्ड एक्ने है, उसका कैसे पता लगेगा आपको कि अगर तो आपको देखो स्टार्ट हुई है बैक एक्ने, ठीक है, आपको लगा कि थोड़े थोड़े दाने बन रहे हैं और इतने ज़्यादा नहीं है, दर्द नहीं है, या फिर वो सिस्ट टाइप नहीं है, बहुत बड़े बड़े दाने अगर नहीं हैं, उसके अलावा डार्क स्पॉट या स्कार्स वगैरह नहीं हैं, तो आप उसको घर में ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको बड़े बड़े दाने हो रहे हैं, दर्द हो रही है, उसके अलावा स्कार्स हैं या डार्क स्पॉट हुए हुए हैं या सिस्ट टाइप एक्ने है, तो आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। और एक और, अगर तो आपको काफ़ी टाइम से ही एक्ने हुई हुई है और सही नहीं हो रही तो आप एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा के फिर ही अगर आप कुछ करो तो बेहतर है। अगर आपको ऐसे स्टार्ट हुई है एक्ने होना और ऐसे छोटे मोटे दाने हैं, या फिर जिस तरह मैंने आपको बताया ये कॉजेज़, जो ऐसी छोटी मोटी कॉजेज़ से आपको एक्ने हुई है और आपको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, अगर हाँ मैं ये जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक्सफोलिएट नहीं करती तो हाँ शायद इस वजह से मुझे एक्ने हुई है, या फिर मैं जो है वो शैम्पू पहले कर लेती हूँ, बाद में करती हूँ, नहा पहले लेती हूँ, इस वजह से एक्ने हुई है, मतलब ये छोटी छोटी अगर तो रीज़न्स हैं तो आप फिर इसको घर में भी ट्रीट कर सकते हो। मुझे जब एक्ने हुई थी तब मैंने नोटिस किया, तो मेरा जो मेन जो मुझे हुआ ना कि मुझे किस वजह से हुई है, वो यही वजह थी कि मैं जो है वो शैम्पू बाद में करती थी और पहले बॉडी को वॉश कर लेती थी। तो मैंने इस चीज़ को चेंज किया। उसके अलावा जो मैंने किया वो मैं बताती हूँ। तो मुझे मतलब ज़्यादा मसला नहीं हुआ और मैंने कोई भी ट्रीटमेंट या कोई और इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं की। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह की है और आपको आइडिया होगा और आप उसी हिसाब से जो है कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो कॉजेज़ है ना, इसको आपने देखना है कि आपकी कौन सी कॉज़ है, किस वजह से आपको हुई है एक्ने, आप क्या चीज़ गलत करते हो, उसको सही करना है। उसके बाद जो है प्रिवेंशन में यही है कि आपने एक तो सबसे जो है मेन वो यही कि आपने
शावर जो है वो डेली लेना है, ठीक है, डेली, क्योंकि स्वेटिंग तो स्पेशली गर्मियाँ देखें कितनी है, तो स्वेटिंग तो होती है, तो आपने डेली शावर लेना है अच्छे से। और बहुत ज़्यादा गर्म, अगर सर्दियाँ हैं तो ये नहीं कि आपने बहुत गर्म पानी यूज़ करना है, ठीक है, गर्म पानी से भी एक्नी और ट्रिगर हो सकती है, तो ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। तो आपने शावर जो है वो डेली लेना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, जिस तरह ये बात के क्लोथ्स उस तरह के ज़रा लूज़ लूज़ से पहनने हैं, और अगर आपको डैंड्रफ है उसको ट्रीट करना है, ऑयलिंग वगैरह करनी है, तो आपने शैम्पू जो है वो पहले करनी है, उसके बाद आपने बॉडी को वॉश करना है, ताकि अगर आपकी बैक पे कोई भी शैम्पू का रेसिड्यू, मास्क का, स्क्रब, उसका कंडीशनर का रह गया है, तो वो जब आप बॉडी को वॉश कर रहे हो सोप से, बॉडी वॉश से, तो वो भी उतर जाए। उसके अलावा सेकंड थिंग इज़ कि आपने बॉडी को एक्सफोलिएट करना है। अच्छा, बेशक आपको एक्ने का इशू नहीं है ना, तब भी आपने बॉडी को एक्सफोलिएट ज़रूर करना है, एटलीस्ट वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक बॉडी को एक्सफोलिएट ज़रूर किया करें। बेशक आप DIY मास्क यूज़ करें, DIY स्क्रब यूज़ करें, या फिर जो है बॉडी स्क्रब कोई मार्केट से लें, मगर आपने बॉडी को ज़रूर करना है एक्सफोलिएट ना। तो मैंने वैसे DIY बॉडी स्क्रब्स भी शेयर किए हुए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियोस देख सकते हो अगर आपने मार्केट वाला यूज़ नहीं करना। खैर, आपने बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है। उसके लिए एक और चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स, ये आपको दराज से मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स बहुत अच्छे हैं, बहुत जेंटल हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को ना बगैर, मतलब आपको किसी स्क्रब की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने बॉडी वॉश लेना है, और बॉडी वॉश इस पर लगा के अपनी बॉडी को अच्छे से आपने इससे स्क्रबिंग करनी है बॉडी की, और आप देखना कि आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। मुझे जब बॉडी एक्ने का इशू स्टार्ट हुआ तब मैंने सिर्फ यही ग्लव्स यूज़ किया था, डेली मैं ना बॉडी को एक्सफोलिएट करती थी इससे, और मेरे जो है एक बैक एक्ने, हालांकि वैसे मुझे स्टार्ट ही हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, लेकिन जितनी भी थी ना वो मेरी इसी से ही ट्रीट हो गई थी, मुझे और कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करनी नहीं पड़ी। तो आपने बॉडी को एक्सफोलिएट ज़रूर करना है, एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स। उसके अलावा मैं स्विस मिस का बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है, तो आप ये ले सकते हो। उसके अलावा ये बॉडी ग्लव्स हो गए, साथ में शावर आपने ज़रूर लेना है। बाकी जो है एक्ने को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि हमने बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको कम करना है ताकि एक्ने ना हो, दूसरा हमने एक्सफोलिएशन करनी है, ठीक है। एक्सफोलिएशन के लिए एक तो मैंने ईजी तरीका आपको बता दिया है कि आपने ये ग्लव्स ले लो, ठीक है, और बॉडी वॉश से आप इसको एक्सफोलिएट कर लो, या फिर आप फिज़िकल स्क्रब्स जो मिलते हैं मार्केट वाले वो ले लो, DIY स्क्रब्स ले लो, ठीक है। उसके अलावा कुछ बॉडी वॉश इस तरह होते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो आप बॉडी वॉश या फिर बाहर जो है सोप जो हैं वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, या फिर सल्फ़र हो। बेसिकली ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बैक एक्ने के लिए को ट्रीट करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, किसी भी एक्ने को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एक्टिव एक्नी है, और अभी जिस तरह मैंने कहा कि शुरू ही हुई है, एक्नी है, उस पर आप ये क्लासेंट टी लोशन भी यूज़ कर सकते हो, ये फेस की एक्नी वगैरह के लिए भी बड़ा अच्छा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। मैंने अपना आपको बताया कि मैंने जो है वो ग्लव्स से और बॉडी वॉश से और डेली शावर लेके बाकी जो छोटी मोटी मिस्टेक्स थी उसको मैंने सही करके ही अपनी एक्ने ट्रीट कर ली थी। मैं आपको ये सारा कुछ बता रही हूँ, आप अपनी एक्ने के हिसाब से कि आपको कितने टाइम से है, माइल्ड है या ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से वो सब कर सकते हो जो आपको सही लगे। उसके अलावा मैंने कहा था कि एक तो होता है बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए हमने कुछ यूज़ करना होता है, उसके लिए बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसको आप, इसका जो है ना सोप आते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड के, मैंने ये वाला बहुत सोप ढूंढा, मुझे अपनी तरफ से तो खैर नहीं मिला था अपनी साइड से, तो अगर आपको मिलता है तो बेस्ट है, आप ये वाला सोप यूज़ करो, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बेशक आपकी पुरानी एक्नी भी है ना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसके बहुत अच्छे जो हैं वो रिव्यूज़ हैं, और बैक एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप केटिकोनाजोल की शैम्पूज़ होती हैं, वो शैम्पूज़ में ये इंग्रेडिएंट होता है, आप वो वाली शैम्पूज़ भी यूज़ कर सकते हो बैक एक्नी पे, ठीक है। आप अपनी एक्नी को ट्रीट करने के लिए ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है एक्नी को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए भी, और इसके लिए मैं आपको ये वाला जो है शैम्पू लोशन जो है ये मैं बताती हूँ, कोनाज लोशन, ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर तो आपको डैंड्रफ का इशू है आप इसको बालों में ज़रूर यूज़ करें, उसके अलावा आप इसको एक्नी पे भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डैंड्रफ के इशू से भी आपको बैक एक्नी का इशू हो सकता है, तो आपने बेशक आपकी एक्नी किसी और से भी ठीक हो रही है, आपने डैंड्रफ को भी ज़रूर ट्रीट करना है, उसके लिए यही कोनाज लोशन मैं रिकमेंड करूँगी, काफ़ी अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है, ठीक है। तो मैंने अब आपको सारा कुछ बता दिया है, मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने
सिर्फ ग्लव्स और बॉडी वॉश से ट्रीट किया है, ठीक है। सोप वगैरह नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे वो बेंजोइल पेरोक्साइड वाला सोप मिला ही नहीं, वरना मैंने वो यूज़ करना था। खैर मैंने उससे ट्रीट किया है, ठीक है। उसका भी मैं आपको ग्लव्स का लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा मैंने कोनास लोशन आपको बता दिया है, एक सोप बता दिया है बेंजोइल पेरोक्साइड वाला। उसके अलावा मैंने आपको क्लाइसिन टी भी बता दिया है। बाकी जो है कुछ जो हैं प्रिवेंशंस हैं, कुछ कॉजेज़ वगैरह हैं, उनको आपने ज़रूर नोट करना है और ख़्याल रखना है कि ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक ना हो। देखिए बहुत छोटी मिस्टेक है कि हम लोग जो है वो पहले बॉडी को वॉश कर लेते हैं, बाद में जो है वो बाल वॉश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप पहले शैम्पू कर लेंगे, उसके बाद जब आप बॉडी को वॉश करेंगे, स्पेशली एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स से, तो कोई भी अगर आपको, क्योंकि शैम्पूज़ वगैरह इस तरह का उनका ना होता है टेक्सचर कि वो रह जाती हैं ना लगी लगी, ऐसे स्टिकी स्टिकी सा फील हो रहा होता है। आप बेशक कभी नोट करना अगर नहीं किया तो वो आप जब एक्सफोलिएटिंग ग्लव से अच्छे से बैक पे करेंगे ना एक्सफोलिएट, तो आपकी बाद में स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, कुछ भी मतलब लगा नहीं होगा। तो जब कुछ लगा नहीं होगा बॉडी पे तो फिर एक्नी भी नहीं होगी। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ऐसा है तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।